कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन होता है। वर्तमान में बढ़ती जा रही कई तरह की बीमारियां, तनाव और डिप्रेशन स्वस्थ और सेहतमंद जीवन शैली को बेहद प्रभावित करता है। इसका प्रभाव न केवल आपके मन व मस्तिष्क पर नकारात्मक रूप से पड़ता है, बल्कि यह आपको शारीरिक रूप से कमज़ोर भी कर देता है। तो अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तब ही हम किसी भी सुख सुविधा का आनंद ले सकते हैं। श्रोताओं, रोग कई तरह के होते हैं और इसी तरह से इनका इलाज कई पद्धतियों के द्वारा किया जाता है और उन्हीं में से एक पद्धति है फिजियोथेरेपी। और आज हम आपसे इसी विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं। और बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो पे हमारे साथ उपस्थित हैं जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर पंकज दांडेकर। और आज हम इनसे जानेंगे फिजियोथेरेपी के बारे में। स्वागत है डॉक्टर पंकज आपका हमारे रेडियो धूम के प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर पंकज, आपसे हम बहुत कुछ जानेंगे हेल्थ के बारे में, हेल्थ से जुड़ी थेरेपी के बारे में, पर उससे पहले हम और हमारे श्रोता आपसे आपके जीवन के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। जी, शुक्रिया आप सभी का जो मुझसे यहाँ इनवाइट किया। और मेरे जीवन के बारे में ऐसा है, मैं रायगढ़ से ही हूँ। मेरी स्कूलिंग शिशु मंदिर रायगढ़ लक्ष्मीपुर से हुई है और उसके बाद मेरी पढ़ाई रायपुर से हुई है, जो रविशंकर यूनिवर्सिटी से है। मैं अपने यहाँ फैमिली पूरी खेलता परिवार है, मम्मी पापा, वाइफ और एक छोटा सा बेटा है, जिनके साथ मैं यहाँ निवासरत हूँ रायगढ़ में विगत 20 वर्षों से। बहुत अच्छी बात है। तो डॉक्टर साहब, मेडिकल फील्ड में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुत से फील्ड होते हैं, पर आपने फिजियोथेरेपी को ही क्यों चुना? फिजियोथेरेपी को इसलिए चुना, फील्ड तो बहुत सारे हैं लेकिन आजकल जो स्कोप किसका ज़्यादा है, स्कोप आजकल ऐसा है कि शायद मैं भी रहूं या आप भी रहें, सबको दवाइयां अवॉइड करनी है। जितनी लोग दवाइयां अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि दवाई खा खा के लोग थक चुके हैं। जी सर। तो अब ये चाहते हैं कि वो बिना दवाई के ठीक हो सके, उससे अच्छा और कुछ नहीं। तो इसलिए फिजियोथेरेपी इस मामले में बेस्ट है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई हम सभी को। आइए कार्यक्रम की ओर और बढ़ते हैं और जानते हैं फिजियोथेरेपी के बारे में। तो डॉक्टर साहब, क्या होता है फिजियोथेरेपी और ये कितने प्रकार की होती है? देखिए, फिजियोथेरेपी के बारे में बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि हेल्थ क्या होती है। हेल्थ जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग हेल्थ की डेफिनेशन ये होती है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब कि आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से एकदम फिट हैं। तो इसमें भी जो पहला वर्ड लिया गया है वो फिजिकल है। फिजिकल का मतलब है कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। जब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तभी आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा, तभी आप समाज में एक अच्छे नागरिक की तरह रह सकते हैं। जी सर। तो सबसे पहले अगर शरीर को फिट करना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है फिजियोथेरेपी। और फिजियोथेरेपी में स्पेशलाइज्ड ब्रांच है मेडिकल साइंस की, जिसमें कि कुछ इलेक्ट्रोथेरेपी के द्वारा और मैनुअल थेरेपी के द्वारा, कुछ हॉट पैक, कोल्ड पैक के द्वारा और एक्सरसाइज के द्वारा आपकी जो भी बीमारियां हैं, जिस टाइप का भी दर्द है, या आपको मूवमेंट में कोई दिक्कत है, या आपको पैरालिसिस अटैक है उसके बाद की कोई दिक्कत है, ये सारी चीज़ों को ठीक किया जाता है। तो सर, इलेक्ट्रोथेरेपी और मैनुअल थेरेपी में क्या अंतर है? इलेक्ट्रोथेरेपी जैसे नाम से ही स्पष्ट होता है कि इलेक्ट्रोथेरेपी मतलब कुछ मशीनों का उपयोग किया जाता है, जिसमें टेंस होती हैं, IFT होती है, अल्ट्रासाउंड होता है। इससे आपकी दर्द, सूजन और जकड़न को कम किया जाता है। और मैनुअल थेरेपी वो होती है जिससे हम हाथ के द्वारा करते हैं। हाथ के द्वारा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपको मूवमेंट करने में आसानी हो, इसलिए दी जाती है। तो सर, फिजियोथेरेपी में इलेक्ट्रोथेरेपी से कोई साइड इफेक्ट या मैनुअल थेरेपी से कोई साइड इफेक्ट होता है क्या? नहीं, फिजियोथेरेपी ही मेडिकल साइंस की मुझे लगता है ऐसी ब्रांच है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो बहुत अच्छी बात बताई आपने हमारे श्रोताओं को। आइए चर्चाओं को और बढ़ाते हैं और जानते हैं फिजियोथेरेपी के बारे में और भी बहुत कुछ। तो डॉक्टर साहब, फिजियोथेरेपी के और क्या क्या फ़ायदे हैं? जैसे कि अभी आपने बताया हमें इलेक्ट्रोथेरेपी के बारे में, मैनुअल थेरेपी के बारे में, और इसके साइड इफेक्ट्स जो कि इस फील्ड में होता ही नहीं है, तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? और जी बिल्कुल, मैं पूरा एकदम सीक्वेंस से बताना चाहूँगा कि आज इस प्रोग्राम को सुनने के बाद फिजियोथेरेपी के बारे में किसी को कोई डाउट ना रहे। और लोगों को मुझे लगता है अवेयरनेस कम है, इसीलिए आज मैं इस प्रोग्राम के द्वारा ये सारी चीज़ें आप लोगों का डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। जी ज़रूर। तो देखिए, शुरुआत यहाँ से होती है जब बच्चा जन्म लेता है, तो उसी टाइम से कई बच्चों को फिजियोथेरेपी की नीड लगती है। कई बच्चों के पाँव में थोड़ा तिरछापन रहता है, कई बच्चे लेट से चलते हैं, कई बच्चे बोल नहीं पाते हैं, या कई बच्चों का कंधा जो है डिसलोकेट हो जाता है। ये सारी चीज़ें फिजियोथेरेपी से ही ठीक हो सकती हैं। और इस टाइप की फिजियोथेरेपी हमने भी की है। जो 3 दिन के छोटे बच्चे हैं उनका भी फिजियोथेरेपी हमने किया है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है, खेलना कूदना जाता है, स्कूल जाता है, तो उसको अगर कोई चोट लग रही है या स्पोर्ट्स इंजरी हो रही है, खेलते हुए अगर वो गिर जा रहा है, कोई चोट लग रही है या कोई हड्डी में फ्रैक्चर हो रहा है, तो उसके बाद अगर प्लास्टर लगता है, प्लास्टर लगने के बाद भी क्या होता है कि जकड़न आ जाती है जॉइंट्स में, तो वो भी फिजियोथेरेपी के द्वारा ही ठीक होती है। उसके बाद वो थोड़ा और बड़ा होता है,
वो ऑफिस जाता है, सिटिंग जॉब करता है या कुछ भी करता है। तो ऑफिस में क्या होता है, बेसिकली 2 ही प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, एक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, दूसरा लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस मतलब गर्दन का दर्द अगर सामान्य सी भाषा में बोला जाए, और कमर दर्द को लंबर स्पॉन्डिलाइटिस बोला जाता है। देखिए ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो एक एज के साथ होने वाला डिजनरेशन है। उसके बारे में आगे और विस्तार से बात करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे उसकी एज होने लगती है, वो 40-50 साल का होता है, तब उसके घुटनों में दर्द आने लगता है, जिससे वो चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है, सीढ़ी चढ़ने में असमर्थ हो जाता है। नॉर्मल ADL बोला जाता है, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, इसमें उसे परेशानी होने लगती है। और फिर 50 साल के बाद अगर भगवान ने ना चाहा किसी को कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाए, जैसे कि उसे पैरालिसिस हो जाए, या एक बीमारी होती है पार्किंसन डिजीज़ कहा जाता है, इसमें हाथ पैर कपकपाने लगते हैं, माइस्थेनिया ग्रेविस होती है बीमारी, ये सब चीज़ों में भी फिजियोथेरेपी का बहुत रोल है। और अभी आपने रिसेंटली देखा कि कोरोना, जिस तरह से कोरोना ने तबाही मचाई, उसमें भी फिजियोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल था, क्योंकि लोगों को मेन दिक्कत यही थी कि वो सांस नहीं ले पा रहे थे। तो फिजियोथेरेपिस्ट ने उनको अच्छे से ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाई, सांसों का व्यायाम बताया, तो उसमें फिजियोथेरेपी से बहुत फ़ायदा हुआ लोगों को। और हमने भी कई पेशेंट देखे, काफ़ी लोग ठीक भी हो गए हैं। और पोस्ट कोविड फिजियोथेरेपी भी होती है, जिसमें कि अभी तक लोगों को फिजियोथेरेपी चल रही है और वो अभी बहुत स्वस्थ हैं। और इसके साथ साथ जैसे आप एज होती है, आप 60 ईयर्स के हो रहे हैं, तो इसमें तो आपको कहीं ना कहीं दर्द बना रहता है, मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है, आपको चलने फिरने में दिक्कत होती है। तो ये सारी चीज़ों में भी फिजियोथेरेपी लगती है। तो फिजियोथेरेपी देखिए जन्म से लेके आखिरी समय तक हर उम्र के लोगों को फिजियोथेरेपी की ज़रूरत रहती है। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि एथलीट हैं या जो ऑफिस में वर्क कर रहे हैं उनको ज़रूरत हो, जो एक किसान अपना खेती का काम कर रहा है उसे भी फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, जो ऑफिस में बैठे हैं उन्हें भी फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, जो पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें भी फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। मतलब जीवन के हर एक हिस्से में आपको फिजियोथेरेपिस्ट की आवश्यकता रहती है। जी सर, हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यकता है फिजियोथेरेपी की, क्योंकि आम तौर पे देखा जाता है कि लोगों को इन सभी चीज़ों से बहुत जूझना पड़ता है, जैसे कि अभी आपने बताया। डॉक्टर साहब, अभी आपने जैसे हमें बताया था ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होता है क्या, हम उसको घर बैठे कैसे कर सकते हैं? जी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है सांस लेने के सही तरीका है। जैसे कोविड में हुआ, लोगों के लंग्स में कोलैप्स हो गया, वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहे थे। मेन दिक्कत यही थी कोविड में कि उनको सांस जो है पूरी प्रॉपर तरीके से वो ले नहीं पा रहे थे। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर आपको करना है तो आप प्राणायाम करते हैं, तो ये सबसे अच्छी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। और जैसे आपको और अच्छे से करना है तो आप अपने दोनों हाथों को अपने लंग्स के या फेफड़े के ऊपर रख लीजिए और ज़ोर से सांस लीजिए, ताकि आपका हाथ ऊपर की ओर उठे। फिर ज़ोर से सांस छोड़िए, तो इससे आपको पता चलेगा कि आपके लंग्स जो हैं वो कितने इन्फ्लेट हो रहे हैं या कितना फूल रहे हैं। सेम प्रोसेस आप दोबारा कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को लंग्स के साइड में रख लीजिए, जोर से सांस लीजिए, आपके हाथ बाहर की ओर जाने चाहिए, फिर धीरे धीरे सांस छोड़िए। ये सबसे सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जो घर पे हर कोई कर सकता है। ये रिलैक्सेशन के लिए भी होती है और आपके लंग्स के लिए भी बहुत अच्छी है। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि हम घर बैठे भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो श्रोताओं, जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि हम घर बैठे भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। तो डॉक्टर पंकज, अभी के समय में देखा जा रहा है कि अधिकांश लोगों में माइग्रेन की समस्या होना आम बात हो गई है, तो क्या कोई ऐसी ट्रीटमेंट है फिजियोथेरेपी में जिससे ऐसे पेशेंट को राहत मिल सके? जी बिल्कुल, ऐसे कई सारे केसेस आए हैं जो सालों से माइग्रेन की दवाई खा रहे थे, और जबकि माइग्रेन का ज़रूरी नहीं कि सभी को माइग्रेन हो। माइग्रेन का मेन जो रीज़न रहता है उसके पीछे ये है कि हमारी जो गर्दन की मांसपेशियाँ होती हैं, आजकल मोबाइल, लैपटॉप, फ़ोन के ज़्यादा यूज़ होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती हैं, और इस वजह से आपको नींद ना आना, सर में दर्द रहना, भारीपन रहना, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो माइग्रेन के लिए बहुत अच्छा उपाय है कि सबसे अच्छा ये है कि आप पहले एक हॉट पैक ले लें, मतलब कि आप थोड़ा गर्म सेंक ले लें। उसके बाद जहाँ आपकी हेयर लाइन ख़त्म होती है वहाँ पे अपनी मिडिल फिंगर को रख के उससे इंडेक्स फिंगर से टैपिंग करें, मतलब जो आपकी मिडिल फिंगर के पहले वाली उंगली है उससे हल्का हल्का मसाज करें, तो ये काफ़ी हद तक रिलैक्स देता है आपको। और दूसरा तरीका ये है कि आप अपने चिन से, ठुड्डी से अपनी चेस्ट को टच करिए, जिस तरफ आप टच कर रहे हैं उसी तरफ के हाथ को अपने सर के पीछे ले जाके सामने की ओर ढकेलिए। इससे एक हल्का सा स्ट्रेच आपको फील होगा गर्दन के पीछे की तरफ, जिसको 10 से 15 सेकंड तक आपको होल्ड करना है। इस एक्सरसाइज को आप 2 एक्सरसाइज हैं, इसको करिए, इसमें आपको बहुत हद तक रिलैक्स मिलेगा और माइग्रेन कुछ दिनों में पूरी तरह से गायब हो जाएगा। बहुत अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि अभी माइग्रेन की समस्या युवाओं में भी बहुत देखी जा रही है। अभी जैसे कि उन्होंने सुना आपकी बातें, उनको ये चीज़ जान के बहुत फ़ायदा मिलने वाला है।
डॉक्टर साहब, आम जीवन में भी देखा जा रहा है कि बहुत सी समस्याएं लोगों को हो रही है, चाहे वो बच्चे हो, बुजुर्ग हो या महिलाओं हो। तो डॉक्टर साहब, ऐसी कौन कौन सी बीमारी है जिनका इलाज फिजियोथेरेपी से हो सकता है? जी बिल्कुल, इसे भी पूरी तरह एक सीक्वेंस में मैं बताना चाहूँगा। जैसे शुरुआत करते हैं हम सर से, तो गर्दन में दर्द मोस्ट कॉमन है आजकल फ़ोन की वजह से या ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, उस वजह से गर्दन का दर्द जिसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, जो यूजुअली 40 साल के बाद होता है, बट आजकल यह देखा जा रहा है कि 35 से 36 साल के लोगों में भी यह बहुत कॉमन हो गया है। उसके बाद आता है कई लोगों को गर्दन की दर्द की वजह से चक्कर आता है, आँख के आगे अंधेरा रहता है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। उसके बाद हम सेकंड प्रॉब्लम पे आते हैं, वो होती है मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम फ्रोजन शोल्डर। इसमें क्या होता है, कंधा पूरा जाम हो जाता है, इसमें आप कंधे को ऊपर उठा नहीं पाते हैं, आपको कपड़े पहनने में दिक्कत होती है, ऊपर से कोई सामान उठाने में दिक्कत होती है, उस करवट कंधे के उस करवट सोने में आपको दर्द होता है। ये सारी चीज़ें फ्रोजन शोल्डर या कंधे का जाम होना कहलाता है। उसके बाद जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं तो पीठ का दर्द, जो कि बहुत कॉमन है। आप सुबह सो के उठते हैं तो आपको पीठ में दर्द और अकड़न बना रहता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर नीचे जाते हैं तो कमर की तरफ, कमर दर्द जो कि मोस्ट कॉमन है। जिसने भी इस धरती पे जन्म लिया है उसने एक ना एक बार कमर दर्द का अनुभव ज़रूर किया होगा। इसके साथ साथ जैसे कि आपकी कोई सर्जरी हुई है, नी ट्रांसप्लांट हुआ है या हिप ट्रांसप्लांट हुआ है, उसके बाद आपको अकड़न है तो उसमें फिजियोथेरेपी होती है। घुटनों के दर्द में फिजियोथेरेपी होती है। और उसके बाद एड़ी के दर्द होता है जो मोस्ट कॉमन है, जो महिलाओं में ज़्यादातर होता है। इसमें जैसे ही आप सो के उठते हैं तो आपकी एड़ी में तेज़ दर्द होता है, आप चलते फिरते हैं तो थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन मीठा मीठा दर्द हमेशा बना रहता है। इसके अलावा एक आपकी कुहनी में दर्द होता है जिसे टेनिस एल्बो या गोल्फर्स एल्बो कहते हैं। रिस्ट जॉइंट में पेन रहता है, उंगलियों में अकड़न रहती है, गठियावात रहती है। ये सारी चीज़ें फिजियोथेरेपी से ही ठीक हो सकती हैं। तो ये फिजियोथेरेपी जो है एक मेडिकल साइंस की स्पेशलाइज्ड ब्रांच है। इसमें ऐसा है कि आपको ना तो जैसे आपको कोई तकलीफ़ है, मान के चलिए कि जैसे आपको कमर दर्द है या फ्रोजन शोल्डर है, मैं दोनों एग्जांपल को आपको समझाता हूँ। जैसे आपको कंधे का दर्द है तो आपने जो भी दवाई ली तो वो दवाई क्या करती है, सिर्फ आपके दर्द को दबा देती है, वो उस प्रॉब्लम को ठीक नहीं करती है। आपके कंधे में रेंज नहीं है, मतलब आप कंधा ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं या नीचे नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको दर्द हो रहा है। दर्द तो एक सिग्नल है जो ये बता रहा है कि बॉडी में आपके कुछ गड़बड़ है। लेकिन आप पेन किलर, वो इतनी छोटी प्रॉब्लम भी नहीं है कि आप उसको पेन किलर लेके छोड़ दें, या इतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी नहीं है कि उसके लिए सर्जरी करानी पड़े। तो इसके लिए सबसे जो बेस्ट तरीका होता है वो है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में आप आते हैं तो वहाँ हॉट पैक देके, कोल्ड पैक देके और कुछ इलेक्ट्रॉनिक मशीनें होती हैं, और उसके बाद आपको एक्सरसाइज कराई जाती है। एक्सरसाइज भी धीरे धीरे कराई जाती है जिससे आपका दर्द ना बढ़े, और धीरे धीरे आपके कंधे में पूरी रेंज भी आ जाती है, आपका दर्द भी ख़त्म हो जाता है। और फिजियोथेरेपिस्ट का काम ये होता है कि ना सिर्फ आपको तत्काल तौर पे आपकी सहायता की जाए, आपके दर्द से मुक्ति दिलाई जाए, बल्कि आपको फ्यूचर में भी, भविष्य में भी वो कभी दिक्कत ना आए। और दूसरा एग्जांपल जैसे हम कमर दर्द का लेते हैं, तो जैसे अगर आपकी कोई डिस्क स्लिप हो गई है, ये रीढ़ की हड्डी में मोस्ट कॉमन होता है आजकल कि आपकी कोई डिस्क स्लिप हो गई है, तो अब वो ऐसा तो नहीं है कि आपने दवाई खाएंगे तो डिस्क अपनी जगह पे जाके वापस से सेट हो जाएगी। इसमें आप ये इतनी कॉम्प्लेक्स भी नहीं कि आपको इसके लिए सर्जरी करानी पड़ जाए। तो इसके लिए भी मेन उपाय जो है फिजियोथेरेपी है। वो आपको एक्सरसाइज कराएंगे तो आपकी डिस्क अपने आप अपनी जगह पे चली जाएगी। डिस्क अपनी जगह पे आने के बाद आप दर्द से भी मुक्ति पा लेंगे, और जिसकी वजह से आपकी, जैसे अगर कमर की मांसपेशियों में वीकनेस आ गई है, उस वजह से वो डिस्क स्लिप हुई थी, तो आपको स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज भी कराई जाएगी। आपकी कोर मसल्स जो रहती है उनको स्ट्रेंथिंग की जाती है। स्ट्रेंथिंग मतलब उन मसल में अलाइनमेंट बनाया जाता है, उन मसल्स को ताकतवर बनाया जाता है ताकि ये प्रॉब्लम दोबारा रिपीट ना हो। तो सर, किस तरह के एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए कि हमारे कमर में पेन ना हो? घर बैठे क्या कोई ऐसी एक्सरसाइज है? यदि आपके कमर में दर्द है तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप अपने मन से कोई भी एक्सरसाइज ना करें। कमर दर्द के भी 100 रीज़न होते हैं, और आपको किस वजह से कमर दर्द हो रहा है ये एक फिजियोथेरेपिस्ट डायग्नोस करेंगे। उसके बाद सबका ट्रीटमेंट अलग रहता है, तो उनके अकॉर्डिंग जो ट्रीटमेंट रहेगा या उनके अनुसार जो एक्सरसाइज रहेगी वो आप लीजिए। यदि आपको कमर दर्द है, कमर दर्द में भी और सारे दर्द दो टाइप के होते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट मतलब होता है आप चल रहे थे, अचानक आपका पैर मुड़ गया, आपके एंकल एडी में चोट लग गई या स्प्रेन आ गया, तो उसमें आप सबसे अच्छा है कि आप आइस पैक्स लगाइए। आप 72 घंटे तक आइस यानी बर्फ़ से सेकाई कर सकते हैं। 72 घंटे के बाद आप हॉट पैक ले सकते हैं यानी गर्म सेक ले सकते हैं। यदि इससे नहीं हो रहा है तो मेरी यही सलाह रहेगी कि आप एक जानकार फिजियोथेरेपिस्ट से मिले, उनकी सलाह के अनुसार ही आप व्यायाम करें। लेकिन कमर दर्द से जैसे आप बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि अपनी सिटिंग आप
प्रॉपर रखिए। और जब आप बैठते हैं तो ध्यान रखिए कि आपकी जो चेयर है उसमें आप पूरी पीछे की तरफ जाके बैठे, 90 का एंगल मेंटेन रहे, मतलब जो आपके घुटने हैं 90 अंश में मुड़े होने चाहिए, आपके पैर जमीन पे रखे होने चाहिए, आपके दोनों हाथ जो है वो कुर्सी के साइड में आराम से रिलैक्स पोजीशन में रखे होने चाहिए, आपके कंप्यूटर का जो मॉनिटर है वो आपके सही आइस के लेवल पर होना चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मुश्किल से ही ये ऐसा होता है कि कमर दर्द हो जाए। यदि फिर भी हो चुका है तो आप एक फिजियोथेरेपिस्ट से मिलके उनके अनुसार जो व्यायाम और फिजियोथेरेपी है वो लीजिए। अधिकांश लोग ऐसे भी होते हैं कि बिना डॉक्टरी सलाह के कोई सा भी मेडिसिन खा लेते हैं, उसके बाद देखा जाता है कि प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो सर, ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं ऐसे लोगों को यही सलाह देना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स हैं, जो भी हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, वो सब आपकी सहायता के लिए ही हैं। थोड़ा सा आप उन पर विश्वास करिए, थोड़ा टाइम निकालिए, उनके पास जाइए, वो बिल्कुल आपको सही सलाह देंगे। श्रोताओं, आपको नुकसान ना पहुंचे इसीलिए डॉक्टर साहब आपको दे रहे हैं एक से बढ़कर एक जानकारी। हम चाहते हैं आप अपने निजी जीवन में इस अनुभव को ज़रूर उतारें और अपने स्वस्थ शरीर को एक अच्छा जीवन दें। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि गर्भवती महिलाओं के लिए फिजियोथेरेपी में कौन कौन से थेरेपी है जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, प्रसव के पहले या प्रसव के बाद? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। फिजियोथेरेपी में देखिए प्रीनेटल फिजियोथेरेपी होती है, मतलब कि गर्भावस्था आपने धारण की है तो उसके पहले भी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज होती है जिसमें कि आपको नॉर्मल डिलीवरी हो सके। यूजुअली आजकल ज़्यादा ये देखा जा रहा है कि सभी की सिजेरियन डिलीवरी होती है, तो फिजियोथेरेपी में कुछ ऐसी एक्सरसाइज भी होती हैं जिससे ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, और उस समय में जो उनको कमर दर्द, कमर की दिक्कत हो रही है, चलने फिरने में दिक्कत हो रही है और एक इनकॉन्टिनेंस की भी दिक्कत होती है, तो इसमें प्री फिजियोथेरेपी होती है जिसे प्रीनेटल फिजियोथेरेपी कहा जाता है। तो वो एक्सरसाइज आप करते हैं, आप रेगुलर अपनी गर्भावस्था में करते हैं तो बिल्कुल आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ होगी। और इसके साथ साथ जब आप गर्भ धारण करके बच्चे को जन्म दे देते हैं तो उसमें से भी लगभग 99% महिलाओं, माताओं और बहनों को यह तकलीफ रहती है कि उनके कमर में दर्द रहता है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि आप एक डिलीवरी के बाद आप फिजियोथेरेपिस्ट से मिलकर कंसल्ट कर लीजिए। 10 से 15 दिन का सेशन होता है, उसमें आपके कमर का दर्द हमेशा के लिए चला जाएगा। उसमें रीज़न भी ये रहता है कि देखिए, जब आप गर्भ धारण करते हैं तो आपके बॉडी का वेट अचानक से बढ़ता है सामने की तरफ, जो कि एक स्पाइन, जो कि रीढ़ की हड्डी है, उसके नॉर्मल अलाइनमेंट को डिस्टर्ब कर देता है। तो इससे क्या होता है कि आपको कुछ समय तक तो रहता है वो दर्द, लेकिन जैसी डिलीवरी हो जाती है तो वो मांसपेशियाँ जो उस समय तक पूरे तनाव में थी उस मांसपेशियों को रिलैक्स कर दिया जाता है। जो मांसपेशियाँ वीक होती गई थी उन्हें स्ट्रेंथ करके वापस से अलाइन कर दिया जाता है, तो इससे आपका दर्द बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। तो ये आजकल बहुत ही ज़रूरी है कि प्रीनेटल और पोस्टनेटल फिजियोथेरेपी ली जाए। बड़े शहरों में इस टाइप के बहुत सारे फिजियोथेरेपी सेंटर हैं जो यह फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, बट सभी के लिए प्रीनेटल और पोस्टनेटल फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रीनेटल फिजियोथेरेपी का मतलब होता है कि गर्भ धारण जैसे ही हुआ तो शुरुआत के 3 से 6 महीने में जो फिजियोथेरेपी होती है उसे प्रीनेटल फिजियोथेरेपी कहा जाता है। पोस्टनेटल फिजियोथेरेपी मतलब कि डिलीवरी के बाद भी कई लोगों को कमर में दर्द, कई लोगों को क्या, सभी लोगों को कमर में दर्द रहता ही है, तो उसके बाद की जो फिजियोथेरेपी होती है वो पोस्टनेटल फिजियोथेरेपी कहा जाता है। डॉक्टर साहब, महिलाओं में अधिकतर देखा जाता है उनके पैरों में सूजन, पैर के नीचे तलवे पे दर्द होना, ये एक आम बात सी है, तो इनके लिए फिजियोथेरेपी में कोई इलाज? जी बिल्कुल, प्रीनेटल पोस्टनेटल फिजियोथेरेपी तो हो गई बात गर्भावस्था की, लेकिन सभी महिलाओं को कमर में दर्द रहना, घुटने में दर्द रहना, एड़ी में दर्द रहना, ये बहुत कॉमन रहता है। इसका जो मेन रीज़न है वो यह है कि महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी रहती है, मतलब खून की कमी रहती है, क्योंकि जो कि सभी माताओं बहनों को जो 14 साल से लेकर 40 साल तक है उनमें बहुत कॉमन रहता है। इसका मेन कारण यह रहता है कि उनमें खून की कमी है। खून की कमी क्योंकि उन्हें माहवारी होती है तो एक 5 लीटर शरीर में खून रहता है, जो कि माहवारी के 7-8 दिनों में बहुत तेज़ी से कम हो जाता है। तो इस वजह से जो होता है मूड स्विंग होना, सुस्तपन रहना, पैरों में दर्द रहना, अकड़न रहना, ये सारी प्रॉब्लम रहती है। तो इसके लिए आप खान पान पे विशेष ध्यान दीजिए। खाने में आयरन वाली चीज़ें जैसे है जो लौह युक्त रहती है, जैसे पालक भाजी है, लाल भाजी है, चुकंदर है, खजूर है, अंजीर है, इनको आप रेगुलर बेसिस पे खाइए तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। खासकर माताएं बहनें जो होती हैं वो सबका ध्यान रखती है लेकिन अपना ध्यान नहीं रखती, तो मेरी हाथ जोड़ के उनके विनती है कि आप स्वस्थ हो जाइए। आप स्वस्थ रहेंगे तो परिवार स्वस्थ रहेगा। जी, बहुत खूब कहा आपने। एक महिला जो होती है वो पूरे घर को बनाती है, तो उनका स्वस्थ रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हर किसी के जीवन में एक आशा होनी चाहिए, बिना आशा के तो शायद ज़िंदगी अधूरी सी हो सकती है। हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब एक आशा बनाते हैं तभी हमारा जीवन जो होता है साकार होता है। और मैं ज़रूर चाहूँगी कि हर किसी के जीवन में एक आशा होनी चाहिए, एक लक्ष्य होनी चाहिए, तभी हमारे जीवन के जीने का एक आधार बनता है।
डॉक्टर साहब, पहले प्राचीन समय में हो या हमारे जो दादा परदादाओं के समय की बात की जाए तो वो बहुत फिजिकली स्ट्रांग हुआ करते थे, लेकिन अभी के जनरेशन में देखा जा रहा है कि बच्चे भी बहुत कमज़ोर होते हैं, युवा पीढ़ी भी बहुत कमज़ोर होते हैं, बहुत सारी समस्याएं उनको होने लगी है, बैक पेन हो या फिर बॉडी पेन हो या सर में दर्द हो, हाथ पैर में दर्द हो, ये आम बात सी हो गई है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह है आपकी उनके लिए? जी बिल्कुल, कहते हैं कि चलता फिरता बंदा ही सबसे अच्छा होता है। जी। चलने फिरने का मतलब यही है कि आप चल फिर नहीं पा रहे हैं, मतलब आपको कहीं दर्द है, तो इसमें आपकी सहायता बिल्कुल फिजियोथेरेपिस्ट कर सकते हैं। और जहाँ तक बात पहले की थी, तो लोग पहले बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते थे फिजिकली, वो अपना खेतों में जाके काम करते थे, साइकिल चलाते थे। बट आजकल फिजिकल वर्क एकदम ज़ीरो हो चुका है, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है। सीडेंटरी लाइफ स्टाइल का मतलब है कि आपको एक जगह पर बैठे रहना है, घंटों बैठे रहना है, मानसिक तौर पर काम करना है, शारीरिक श्रम एकदम ना के बराबर हो चुका है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि शरीर जो बना हुआ है वो चलने फिरने के लिए बना हुआ है। जिस तरह से एक गाड़ी होती है, अगर आप उसे खड़ी कर दें तो धीरे 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 वो काम करना बंद कर देगी, उसी तरह से हमारा शरीर है। हम इसे जितना चलायमान रखेंगे या उतना अच्छा रहेगा और हमें स्वस्थ रखने में पूरा सहयोग देगा। जिस तरह से एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग घर करता है, ये बात एकदम सही है। तो आप जितना चलायमान रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अपने शरीर को ध्यान देंगे, व्यायाम करेंगे, कसरत करेंगे, उतना आपका माइंड भी अच्छा रहेगा और इससे आपका मूड भी अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब, आजकल देखा जा रहा है कि बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों को बाहर खेलने के लिए अवॉइड कर रहे हैं, चाहते हैं कि घर पे रहें और दिन भर चाहते हैं कि वो सिर्फ पढ़ते रहें। एक अच्छे भविष्य के लिए ऐसे माता पिताओं को लगता है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि बच्चों के लिए पढ़ना लिखना ही ज़रूरी या खेलना भी ज़रूरी है? जी बिल्कुल, माता पिता जो कर रहे हैं एक तरह से सही है, वो उनके भविष्य की चिंता करते हैं। लेकिन मैंने जैसे प्रोग्राम की शुरुआत में बताया, WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ की जो परिभाषा है वह यह है कि फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, मतलब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से आप स्वस्थ रहें। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग घर करता है, इसीलिए एक सामूहिक संपूर्ण विकास बहुत ज़रूरी है। यह नहीं कि आप दिन भर बैठे हैं और बुक्स पढ़ रहे हैं या मोबाइल और TV देख रहे हैं। तो आजकल तो बच्चे खुद ही मोबाइल की तरफ एकदम एडिक्ट हो चुके हैं या आदत बना चुके हैं। तो वो जब बाहर जाएंगे, खेलेंगे, तो उनका सभी तरह का विकास होगा, मतलब उनके पैरों की एक्सरसाइज होगी, हाथों की एक्सरसाइज होगी, और तो और वो सामाजिक रूप से भी घुलना मिलना सीखेंगे। आजकल बच्चों में लॉकडाउन में देखा, जो मैंने भी खुद फेस किया, चिड़चिड़ापन बच्चों में बहुत आ गया। मोबाइल के लिए एकदम जिद करने लगते हैं, TV के लिए जिद करने लगते हैं। इसका कारण यही है कि वो बाहर जा ही नहीं पा रहे हैं, बाहर घुल मिल नहीं पा रहे हैं। तो खेलने से ना सिर्फ उनके शारीरिक और मानसिक विकास होता है, बल्कि सामाजिक विकास भी होता है। इसीलिए ना सिर्फ बच्चों बल्कि बड़ों को भी, सभी अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि किसी के पास जिम जाने के लिए टाइम नहीं है। तो ज़रूरी नहीं कि आप कहीं जिम जाइए या कोई एक्सरसाइज क्लास ज्वाइन करिए। आप सुबह उठ के 15 से 20 मिनट अपने शरीर के लिए दे दीजिए। 10 मिनट आप वॉक कर लीजिए, 10 मिनट मेडिटेशन कर लीजिए, सूक्ष्म व्यायाम होते हैं वो कर लीजिए। अगर आप पॉसिबल है तो साइकिलिंग और स्विमिंग कर सकते हैं। इतना ही आपने कर लिया, 20 मिनट अगर आपने आपको शरीर के लिए दे दिया, तो आप पूरे 24 घंटे में से 20 मिनट बहुत ही लाभदायक रहेंगे आपके, इस टाइम के लिए भी और भविष्य के लिए भी। क्या खूब कहा आपने। डॉक्टर साहब, ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे सहयोग करें कि वो पढ़ाई के साथ साथ घर में भी एक्सरसाइज कर सके और अपने शरीर को फिट रख सके? जैसे कि मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं कि किसी एक्टिविटी में ही उनको दिया जाए। वो शाम को अगर आधा घंटा बैडमिंटन भी खेल लें या क्रिकेट भी खेल लें, तो वो उससे उनका मनोरंजन भी होगा। और मुझे तो नहीं लगता कि शायद कोई बच्चा ऐसा होगा जिसे खेलना पसंद ना हो। सारे बच्चों को खेलना पसंद है। बस, तो आप अगर फ्री हैं तो आप ही उनके साथ खेल लीजिए या उन्हें खेलने दीजिए, तो इससे उनका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पूर्ण विकास होगा। श्रोताओं, डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी बात बताई। हम चाहेंगे कि आप अपने निजी जीवन में इन सारी चीज़ों को उतारें और अपने बच्चों के या अपने खुद के या बड़ों के लिए एक बेहतर जीवन उन्हें दें। डॉक्टर साहब, कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज सर्जरी के थ्रू होता है, लेकिन हमने सुना है कि उन बीमारियों में कई बीमारियां ऐसी भी है जिनका इलाज केवल फिजियोथेरेपी से भी हो जाता है। तो क्या ये बात सच है? जी हाँ, बिल्कुल। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन 99% के केसेस हैं जो फिजियोथेरेपी से ही ठीक हो सकते हैं। 1% केसेस होते हैं जो फिजियोथेरेपी से नहीं ठीक हो पाए, उन्हें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। ये शुरुआत यहाँ से होती है, जैसे आपको कोई दर्द हो रहा है, तो दर्द मान लिया जाए कि दर्द बस एक सिग्नल है जो बता रहा है कि आपके शरीर में कहीं कुछ गड़बड़ है। वह या तो मांसपेशियों की कमजोरी के कारण से हो सकता है या जकड़न की वजह से हो सकता है। तो इसमें यह ऐसा भी नहीं कि आप इसके लिए सर्जरी ही करानी पड़े। पहले आप फिजियोथेरेपी से कंसल्ट कर लीजिए। अगर उन्हें लगता है कि यह फिजियोथेरेपी से नहीं ठीक हो पाएगा तो बिल्कुल वो सर्जरी के लिए रिफ़र कर देंगे। बट सर्जरी भी देखिए
फिजिकल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे और मेंटल लेवल पे तीनों ही तरह से थोड़ा सा पेनफुल होता है। तो फिजियोथेरेपी की आप पहले एक सेशन ले लीजिए, अगर नहीं ठीक होता है तब आप सर्जरी की तरफ जाइए। सर्जरी को आप एकदम लास्ट ऑप्शन रखिए, उसे फर्स्ट ऑप्शन मत रखिए। यदि आपने मेडिसिन भी ले ली, फिजियोथेरेपी भी आपने करा ली साथ साथ में, उसके बाद भी अगर आप स्वस्थ नहीं होते हैं तो बिल्कुल आप सर्जरी कराइए। सर्जरी को आप लास्ट ऑप्शन रखिए, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल मत रखिए। और जहाँ तक बात है 99% जो तकलीफ है वो फिजियोथेरेपी से और दवाइयों से ठीक हो जाती है, सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई और हम चाहेंगे अपने श्रोताओं से ये कहना कि आप भी सर्जरी पहले ना करा के डॉक्टर साहब की बात को फॉलो करें और अपने जीवन में उतारें। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगी कि आजकल कमर दर्द आम बात सी हो गई है, तो मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी कि हम ऐसा कौन सा थेरेपी लें या ऐसा कौन सा एक्सरसाइज करें कि हमारे आम जीवन में वो मुश्किलें कम हो जाएं। जी बिल्कुल, बहुत सही आपने फरमाया। कमर दर्द मोस्ट कॉमन चीज़ हो चुकी है जो लगभग सभी उम्र के लोगों को महसूस करते हैं इस चीज़ को। तो इसके लिए ये है कि आप अपना पोस्चर हमेशा सही रखें। जैसा कि कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। यस। तो मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर आपको कमर दर्द हो चुका है तब आप फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करिए, लेकिन आप प्रिवेंशन के लिए जो नॉर्मल सूक्ष्म व्यायाम है वो कर सकते हैं। आप कंटिन्यू लॉन्ग सिटिंग में मत बैठिए। अगर आप बैठे हुए हैं तो एक कमर के पीछे एक छोटा तकिया लेके बैठिए और थोड़े हर आधे घंटे में उठ के थोड़ा सा चल लीजिए, नॉर्मल थोड़ा बॉडी को स्ट्रेच कर लीजिए। तो इससे आपको बहुत सारी दिक्कतों से आप बच सकते हैं। जी बहुत खूब, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं में से अगर आपसे कोई मिलना चाहे या परामर्श लेना चाहे तो वो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं, आपसे कैसे मिल सकते हैं? जी बिल्कुल, उसके लिए एक पहले से मेरा नंबर है जो कि है 9754428502। इस पर पहले एक अपॉइंटमेंट ले लीजिए। उसके बाद जो कि मेरा सिटी क्लिनिक है जो कि डॉक्टर रुपेंद्र पटेल सर हैं, उनके जस्ट बगल में आई हॉस्पिटल है, आंखों का अस्पताल, उसी में है डॉक्टर पंकज फिजियोथेरेपी के नाम से। यहाँ पे आके वह सुबह 10 बजे से 2 बजे तक एवं शाम 5 बजे से 8 बजे तक लेके जो कि पहले अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं और आप परामर्श ले सकते हैं। तो श्रोताओं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया, उनका मोबाइल नंबर, उनका क्लिनिक एड्रेस, तो आप ज़रूर जाएं और वहाँ अपना इलाज ज़रूर करवाएं। और मुझे पता है कि आप सबने आज बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा डॉक्टर साहब से और अपने जीवन में उसे ज़रूर उतारे और अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखें। तो श्रोताओं, जैसे कि आज हमारे डॉक्टर साहब ने बहुत कुछ जानकारी हमारे स्वस्थ शरीर, हमारे स्वस्थ जीवन के लिए दी। और जैसा कि कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन होता है, हमारे जीवन में हमारा स्वस्थ रहना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पंकज कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए और हमारे श्रोताओं के लिए निकाला और हमारे बेहतर जीवन के लिए हेल्थ के बारे में जानकारी दी। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतने अच्छे से सुना। और मुझे आशा है कि यह बिल्कुल एक प्रोग्राम ही नहीं रहेगा, इससे कई लोगों की ज़िंदगी में भी बहुत परिवर्तन आएगा। और रेडियो धूम का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अब समय हो गया है गेस्ट ऑफ द डे प्रोग्राम की समाप्ति का। आज के इस प्रोग्राम में तकनीकी सहयोग रहा पवन मिश्रा का, संचालन किया मैंने यानी कि आपकी रेडियो साथी आरजे विनी ने, और प्रस्तुत करता थे रमा शंकर शुक्ला। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त इस प्रोग्राम से। नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो धूम 89.6, क्योंकि हम मनोरंजन का सिलसिला भी जारी रहेगा।